ये बाबा बाकी का आवाज। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुलुंड महानगर पालिका माध्यमिक विद्यालय से वंदना धर्मराज पांडे आप लोगों को आज गणित भाग 1 और प्रश्न पत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे गणित भाग 1 प्रश्न क्रमांक 3 बी का। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 बी में जो बोर्ड परीक्षा में को प्रश्न आते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को वो प्रश्न जो बार-बार आते हैं, हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे हल किया जा सकता है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 बी को किस तरह हल करेंगे, चलिए देखते हैं हम। अब पहले हम आप लोगों को प्रश्न पर किस प्रश्न को कितना नंबर है, किस तरह बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न पत्रिका किस तरह आती है, वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 1, क्रमांक 1 में जो बहुपर्यायी प्रश्न ए जो है उसमें हमें 4 हल करना है, 4 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 1 का बी जो है उसमें हमें 4 में से 4 पूरे प्रश्न हल करने हैं, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है, 4 क्वेश्चन है, चारों हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में 3 में प्रश्न क्रमांक 2 ए का जो 3 में से 2 कृति हल करनी है। कृति मतलब कि हमें पूरा सब हल करके दिया होगा, सिर्फ कुछ-कुछ मान नहीं दिया होगा, उसकी जगह वो बॉक्स रिक्त स्थान बनाए गए रहेंगे, उसे हमें हल कर कर भरना होगा, उसे हम कृति कहते हैं। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 1 के 3 में से 2 करना है और हर एक क्वेश्चन को 2-2 नंबर है। ठीक है? और प्रश्न क्रमांक 2 का जो बी है उसमें हमें 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न को 5 में से 4 हल करना है और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को 2 नंबर दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर बी का जो है वो 8 नंबर हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 में ए का जो है 2 में से 1 कृति करनी है। अभी मैंने आपको बताया कृति मतलब पूरा प्रश्न हमें हल करके दिया रहेगा, सिर्फ कहीं-कहीं बॉक्स छूटा है, उसमें हमें भरना है और वो हम कैसे भर सकते हैं, हल करके। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 ए का जो है 2 में से 1 कृति करनी है, उसमें 1 क्वेश्चन को 3 नंबर है। और प्रश्न क्रमांक 3 बी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अब आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 3 बी में से 4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से हमें 2 सिर्फ हल करना है और हर एक प्रश्न को 3 नंबर है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 बी 6 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 4 3 में से 2 हल करना है और हर एक प्रश्न को 4-4 नंबर है, तो यहाँ पर 8 हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 में से 1 हल करना है और 1 प्रश्न को 3 नंबर है। इस तरह हमें 2 घंटे में 40 मार्क्स का प्रश्न पत्रिका हल करना है। ठीक है? चलिए, तो हम हमारा आज का टॉपिक है, हम प्रश्न क्रमांक 3 बी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न पत्र में से ही मैंने क्वेश्चन लिया है कि प्रश्न क्रमांक 3 बी हमें कैसे हल करना है। प्रश्न क्रमांक 3 बी में हमें देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 में से 2। 4 क्वेश्चन में से 2 हल करना है, 1 प्रश्न 3 नंबर का। चलिए, मैं प्रकरण वाइज़ हमने लिया है कि प्रकरण 1 में से, प्रकरण 2 में से, प्रकरण 3 में से, ऐसे लेते गए हैं। आप सबको पता होगा कि आर्थिक नियोजन हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ हमें 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण और वर्ग समीकरण, अंकगणित श्रृंखला और एक संभाव्यता, यही हमें 4 प्रकरण की पढ़ाई करनी है और उसी में से 40 मार्क्स का आएगा। चलिए एक-एक प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर मैथ्स 1 क्वेश्चन नंबर 3 बी, ठीक है? 4 प्रश्नों में से कोई 2 उप प्रश्नों को हल करना है। 4 में से 2 हल करना है और हर एक क्वेश्चन को कितना-कितना नंबर है? 3-3 नंबर है। हर एक क्वेश्चन को 3-3 नंबर है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रकरण 1 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, ये सब 3-3 नंबर के हैं। तो थोड़े से बड़े होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हमारा दूसरा समीकरण क्या है? 101x धन 99y बराबर 501। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण को नंबर देंगे, हर एक समीकरण को नंबर देंगे। 99x प्लस 10y
इज इक्वल टू 499। इस समीकरण को हमने क्या कर दिया, एक नंबर दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण को देखिए, 101x प्लस 99y बराबर 501। इस समीकरण को हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, ऐसे समीकरणों को आप देख सकते हैं कि ऊपर 99 101 दिया है और नीचे वाले समीकरण में 101 और 99 इस प्रकार के समीकरण बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम, तो 99x प्लस 101y बराबर 499 ऊपर लिख दिया हमने समीकरण 1। दूसरा समीकरण नीचे उसके लिखिए, 101xy प्लस 99y बराबर 501। अब हम समीकरण जोड़ रहे हैं, तो देखिए 499 प्लस 501 कितना हुआ, 1000। और यहाँ पर 101 प्लस 99 200y और 99x प्लस 101x बराबर 200x। तो इस तरह हमें समीकरण जोड़ने पर क्या मिला, 200x प्लस 200y बराबर 1000। अब मुझे यहाँ से समीकरण में से 200 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 200 से भाग दे देंगे। तो 200x बटे 200 प्लस 200y बटे 200 बराबर 1000 बटे 200। 200 एक्स वाई वाले में कट गया और यहाँ पर 1000 का भाग हम 200 से देंगे तो कितना आया, 5। तो इस तरह हमें समीकरण नंबर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें तीसरा समीकरण प्राप्त होता है और वह समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5 को हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 3। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को घटाएंगे। कौन से दोनों समीकरण, समीकरण 2 और 1। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस करने पर, तो पहले ऊपर समीकरण 2 लिखिए, 101x प्लस 99y बराबर 501। ठीक है, लिख दिया। अब इसके नीचे समीकरण 1 लिखिए, 99x प्लस 101y बराबर 499। जब हम समीकरणों को घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण रहता है उसका चिन्ह बदलता, उसका समीकरण का चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने 501 में से 499 गया तो कितना आया, 2। 99 में से 101 गया, अब 99 में से 101 जा रहा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2y। फिर 101 में से 99 गया तो 2x। इस तरह हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब मुझे पूरे समीकरण में से 2 हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे। तो 2x बटे 2 माइनस 2y बटे 2 बराबर 2 बटे 2। तो यहाँ हो गया 2 कैंसल हुआ और x की जगह, और y में भी 2 कैंसल हुआ और यहाँ पर 2 बटे 2 भी कैंसल हुआ, क्या बचा, 1। इस तरह हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ, x माइनस वाई बराबर 1। इससे हमने समीकरण 4 नंबर दे दिया। अब आप यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़िए, तो जोड़ते हैं हम लोग। पहले समीकरण को हमने फिर से लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो 3 ऊपर लिखिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण नंबर 4 नीचे लिखिए, x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धन y और ऋण y कट गया और यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया, 6 और x कितना हो गया, 2x। तो 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 2। 6 बटे 2 तो हमने काट दिया, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। अब हम x का मान 3 हमें प्राप्त हो गया, तो हम किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 3 समीकरण 3 में रखें, तो हमने समीकरण 3 देखिए ऊपर, x प्लस वाई बराबर 5 है। समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम x प्लस वाई बराबर 5 में x की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 धन y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो गया, 3 का पक्षांतर कीजिए, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 2 हो गया। तो इस तरह हमें समीकरण के हल करने पर x तथा y का मान प्राप्त हुआ और दिए गए समीकरण का हल
x बराबर 3 तथा y बराबर 2 आया। तो कोई ऐसे समीकरणों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ के एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इस तरह जोड़ के हमें नया समीकरण प्राप्त होगा, घटा के हमें नया समीकरण प्राप्त होगा। फिर जो नए समीकरण है उससे हमें फिर से जोड़ना है, तो उसमें से हमें x का मान मिला और उसी x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमें 3 मार्क्स पूरे मिल जाएँगे बोर्ड में, ठीक है? चलिए आगे दूसरा उसी प्रकरण का देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। जब हमें आलेख का प्रश्न आता है, तो हमें बोर्ड एग्जाम में आलेख पेपर मिलता है, तो हमें जो मेन पेपर है उस पे ये सवाल नहीं हल करना है, हमें वो ये आलेख का पेपर जो मिलता है उस पे ही हमें क्वेश्चन नंबर डालकर और उसी पेपर पे ही पूरा ये आलेख का प्रश्न हमें हल करना है। तो आज जो मेन पेपर है उस पे ये प्रश्न नहीं कीजिएगा, सीधा आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे जो हमें आलेख पेपर मिलता है, उसी पर हमें पूरा प्रश्न हल करना है। वहाँ पर हमें समीकरण हल करना है और वहाँ पर जो ग्राफ दिया है, उसमें हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है? चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे हल किया करेंगे 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर पहले क्या कीजिए 3x माइनस वाई बराबर 2 हमने लिख लिया समीकरण। अब हम क्या करेंगे y का 3x का पक्षांतर करेंगे। 3x का पक्षांतर किए तो हमें बाईं तरफ क्या मिला माइनस वाई और दाईं तरफ क्या मिला 2 माइनस 3x। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे माइनस वाई 3 को पहले लिखिए 2 को बाद में लिखिए। तो y माइनस वाई बराबर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें y के सामने माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे। तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस होगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस होगा। जब हम पूरे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करेंगे तो हमें नया समीकरण प्राप्त होगा y बराबर 3x प्लस y बराबर 3x माइनस 2। ठीक है, अब हम x का मान 3 रखते जाएंगे और y का मान निकालते जाएंगे। तो चलिए हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर क्या हो गया y बराबर 3x माइनस 2। तो y बराबर 3 की जगह x की जगह हमने क्या रखा है 1। तो 3 गुणे 1 माइनस 2। तो 3 एकम 3 तो y बराबर 3 माइनस 2। तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का भी मान 1 मिला। चलिए दूसरा मान रखते हैं x बराबर समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर तो y सिंपल सिंपल रखिए ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो और हमारा ग्राफ सही भी हो, समीकरण भी जल्दी जल्दी हल कर हो जाए। चलिए समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर समीकरण क्या है हमारा y बराबर 3x माइनस 2। तो y बराबर x की जगह हम क्या रखेंगे 2। तो y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 2। तो y बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो y बराबर कितना आया 4। जब हमने x का मान 2 रखा तो हमें y कितना मिला 4। जब हमने x का मान 2 रखा तो हमें क्या मिला y बराबर 4। चलिए तीसरा मान रखते हैं। ये समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर हमेशा याद रखिएगा कि एक मान ना ऋणात्मक भी लेंगे जिसकी वजह से हमें ग्राफ अच्छा मिलता है और दोनों ये जो हम दोनों समीकरणों का आलेख खींचेंगे तो वो अच्छे से एक दूसरे को कट करते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है? तो इसलिए मैंने तीसरा मान एक ऋणात्मक लिया है। तो समय आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं x बराबर चलिए ठीक है, x बराबर -2 रखने पर तो जहाँ x है वहाँ -2 रख दीजिए। तो हमारा समीकरण क्या है y बराबर 3x माइनस 2। तो y बराबर 3 गुणे -2 तो यहाँ पर 3 दूनी 6 तो y 3 गुणे -2 है इसलिए y बराबर -6 -2। तो -6 दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगी। तो 6 धन 2 -6 -2 तो y बराबर -8। इस तरह हमने x का अलग अलग मान रखे 3 मान हमेशा रखिए ताकि ग्राफ अच्छा बने। तो अब यहाँ पर चार्ट बना लीजिए एक्स वाई और एक्स वाई। जब मैंने एक्स का मान 1 रखा तो मुझे वाई कितना मिला 1। तो एक्स वाई बराबर 1 1। जब मैंने एक्स का मान 2 रखा तो हमें वाई कितना प्राप्त हुआ 4।
तो दूसरा निर्देशांक एक्स वाई का क्या हो गया 2 4। जब हमने एक्स का मान -2 रखा तो हमें वाई कितना मिला -8। तो यहाँ पर एक्स वाई का निर्देशांक -2 -8। इस तरह हमें चार्ट मिल गया। अब यह चार्ट देखकर हमें आलेख पेपर इसे बनाना है। तो पहले हम आलेख पेपर पर क्या करेंगे, पैमाना लिखेंगे, फिर एक्स अक्ष वाई अक्ष लिखेंगे और दूसरी तरफ ये -x -y अक्ष पूरा हमें बिंदुओं के निर्देशांक डाल देंगे, उस पे लिखेंगे। फिर यह चार्ट देखकर हमें इस रेखा का वहाँ पर रेखा को स्थापित करना है। सब चार्ट चार्ट देखकर उसमें पॉइंट डालिए, 3 पॉइंट मिलेंगे और तीनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर 2x -y बराबर 3 बराबर है। तो यहाँ पर फिर से करिए पक्षांतर -y बराबर 3 -2x। तब फिर से यहाँ पर -y बराबर -2x को पहले लिखिए, -y बराबर -2x प्लस 3। अब फिर से पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कीजिए। तो माइनस से गुणा करेंगे तो हमें क्या नया समीकरण प्राप्त होगा जो है y बराबर 2x माइनस 3। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से पहले समीकरण के जैसा x का मान रखते जाइए और हमें y का मान प्राप्त होते जाएगा। तो समीकरण 2 रख दीजिए इसको। तो x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण x बराबर 1 समीकरण 2 क्या है हमारा y बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर y बराबर x का मान कितना है 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 3। तो y बराबर 2 एकम 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 जा रहा है तो y बराबर हमें कितना मिला -1 -1। फिर देखिए यहाँ पर x बराबर 2 दूसरा मान मैंने क्या लिया x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर समीकरण लिखिए पहले y बराबर 2x माइनस y बराबर 2x माइनस 3। तो x का मान कितना है 2, तो y बराबर 2 गुणे 2 माइनस 3। तो y बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब तीसरा मान रखिए x बराबर -1, x बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर y बराबर हमें समीकरण फिर से लिखिए y बराबर 2x माइनस 3। तो x का मान -1 है तो 2 गुणे -1 माइनस 3। तो 2 एकम 2, 2 गुणे -1 है तो -2 हो गया। तो y बराबर -2 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो गया -4। इस तरह हमने x का मान 3 बार लिया और हमें y का मान 3 बार प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई चार्ट में लिख दिया और एक्स वाई। जब हमने x मान लिया तो y कितना प्राप्त हुआ -1। जब हमने x2 लिया तो हमें कितना y प्राप्त हुआ 1। जब हमने x बराबर -1 लिया तो हमें y कितना प्राप्त हुआ -5। इसलिए इस तरह हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए और हमें अब यहाँ पर मैंने आलेख नहीं बनाया है, आप लोग आलेख इस चार्ट को देखकर अच्छे से बनाइए। तो आपने समीकरण हल कर लिया, चार्ट बना लिया, चार्ट देखकर आपने आलेख पेपर पर पैमाना लिख दिया, बिंदु के निर्देशांक डाल दिए। फिर उन 3 बिंदु पहले वाले समीकरण का 3 बिंदु, दूसरे वाले समीकरण का 3 बिंदु, दोनों 3-3 बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींचिए। अब ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, उसको हमें पॉइंट आप सर्कल कीजिए, उस बिंदु का भी निर्देशांक लिखिए। इस तरह हमें आलेख बनाने पर और ये सब करने पर, समीकरण हल करने पर, सब करने पर हमें आराम से 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमें तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। अब क्रैमर भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आलेख, क्रैमर और जो मैंने पहला समीकरण हल किया ये बार-बार क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 4m माइनस 2n माइनस 4 ये हो गया और दूसरा समीकरण क्या है 4n प्लस 3n बराबर 16। समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे समीकरण नंबर डालेंगे इसे 4m माइनस 2n बराबर -4। इस समीकरण को हमने पहला नंबर डाल दिया। 4m प्लस 3n बराबर 16। इस समीकरण को हमने दूसरा नंबर डालिए बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करना है हमें। समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे हमें ax प्लस by बराबर c। ax प्लस by बराबर c। ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले समीकरण से हमें a1 b1 और c1 मिलेगा।
पहले समीकरण की तुलना हमने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से किया तो कितना मिला A1 4, B1 कितना मिला -2, C1 कितना मिला -4। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हमने तुलना कर दिया, A1 B1 मिल गया और C1 भी मिल गया। जब समीकरण 2 से हमने तुलना की 4n प्लस 3n बराबर 16, तो हमें A2 B2 और C2 प्राप्त हुआ है। A2 B2 C2, तो A2 कितना है 4, B2 कितना है 3 और C2 कितना है 16। तो इस तरह हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हो गया। चलिए अब हम डी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिंक कलर से डी का सूत्र अंडरलाइन किया है। हेलो हेलो मैडम, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो वंदना मैडम, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ सर, बीच-बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रही है। हाँ हाँ, ओके हुँ। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके, ठीक है। अभी फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, हाँ। दिख रहा है ना सर अभी? डी बराबर हमें इस तरह 12 माइनस माइनस 8 हो गया। तो अब 8 के अंदर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों माइनस है। तो इस तरह 12 और 8 कितना हो गया, डी बराबर 20। तो इस तरह dx बराबर C1 C2 B1 B2। तो dx का भी सूत्र हमें याद होना चाहिए। dx क्या होगा, C1 C2 B1 B2। तो इस तरह C1 कितना हुआ हमारा, समीकरण 1 से देखिए C1 कितना है यहाँ पर -4, C2 16, B1 -2 और B2 3। तो हमने बॉक्स यहाँ पर लाइन के अंदर मान रख दिया। चलिए अब dx का मान प्राप्त करते हैं। -4 गुणे 3 माइनस -2 गुणे 16। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना छूट गया है। तो -2 और -2, तो यहाँ पर देखिए -4 गुणे 3 कितना हो गया, 4 तिहाई 12, -12 और माइनस और माइनस प्लस 32 हो गया यहाँ पर। तो dx बराबर 32 माइनस 12। तो 32 में से 12 गया तो कितना है यहाँ पर dx। तो dx कितना हो गया यहाँ पर 20। अब देखिए dy निकालिए। dy का सूत्र क्या है, a1 a2 c1 c2। तो dy अब यहाँ पर a1 कितना है ऊपर देखिए, a1 4 और a2 4, c1 -4 और c2 16। इस तरह हमने मान रख दिया। पीरियड गुणा फिर से कीजिए। 4 गुणे 16 -4 गुणे 4। तो 16 चौका 64 और यहाँ पर माइनस माइनस 16। तो माइन ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों माइनस है, इसके लिए 16 धनात्मक संख्या हो गई। तो 16 और 64 को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर x कितना हो गया 80। तो यहाँ पर हमें d मिल गया। d कितना प्राप्त हुआ, dx कितना हो गया 20 और dy हो गया 80। ठीक है, अब यहाँ पर x का सूत्र देखिए, dx बटे d। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि dx बटे d की जगह d बटे dx लिख देते हैं। तो हमेशा याद कि x बराबर dx ऊपर आएगा और dA नीचे आएगा। तो dx बटे d, dx का मान कितना है हमारे पास 20
और डी कितना है 20, दोनों भी 20-20 है, तो यहाँ पर कटने के बाद x बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब y बराबर देखिए dy बटे डी, dy कितना है 80 और हमारे पास d कितना है 20, तो देखिए 80 को 20 से काटिए तो कितना हो गया 4। तो इस तरह हमने क्रैमर पद्धति का उपयोग करके x और y का मान प्राप्त किया। तो x बराबर 1 हो गया और y बराबर 4 हो गया। तो इस तरह समीकरण हमने हल कर लिया क्रैमर बहुत बार एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत सरल पड़ता है और बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप अच्छे से इस समीकरण को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरे में से 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रकरण खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रकरण में से क्वेश्चन नंबर 3B में क्या क्या आ सकता है। तो हमारा दूसरा प्रकरण क्या है, वर्ग समीकरण। चलिए पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया प्रश्न है, 5x² + 15x + 8 = 0। समीकरण की मानक स्वरूप में तुलना करके इस समीकरण को हमें सूत्र विधि से हल करना है। याद रखिए सूत्र विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, ये दोनों विधि समान है। नहीं तो बहुत बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूत्र विधि तो मैं पढ़ के आया है, हमने पढ़ के आया श्रीधराचार्य क्या है। तो हमेशा याद रखिए कि सूत्र विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि एक ही है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें वो एक ही प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए समीकरण लिखते हैं, 5x² + 13x + 8 = 0। अब इस समीकरण की तुलना हमें मानक स्वरूप से करनी है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, a का मान कितना आ गया 5, b का मान कितना आया 13 और c का मान आया यहाँ पर 8। तो यहाँ पर a, b और c हमें प्राप्त हो गया। तो हमने फिर से b² - 4ac, b² - 4ac का मान पहले निकालेंगे। तो b कितना है 13, तो 13 का वर्ग लिख दिया हमने, -4ac, तो -4a का मान 5 और c का मान 8। तो यहाँ पर देखिए b² - 4ac का मान 13 का वर्ग कितना हो गया 169 और यहाँ पर 8 × 40, 40 बटे 160, ठीक है। तो यहाँ पर 169 - 160 हो गया। तो b² - 4ac कितना आ गया हमारे पास 9, ठीक है। b² - 4ac का मान हमारे पास हो गया 9। चलिए अब सूत्र लिखते हैं। अब b² - 4ac आपने निकाल दिया, तो यहाँ आपका एक नंबर फिक्स हो गया। अब चलिए सूत्र लिखते हैं, x बराबर -b प्लस और माइनस बैग करनी में b² - 4ac बटे 2a। तो इस तरह में सूत्र लिखा है, तो सूत्र के ऊपर आपको आधा नंबर मिल गया। तो x बराबर -b प्लस और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर x देखिए b कितना है हमारे पास 13, तो x बराबर -b है, इसलिए -13 प्लस और माइनस करने में 9। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने अब भी b² - 4ac निकाला, जिसका मान कितना हमने निकाला 9। तो यहाँ पर करनी में b² - 4ac की जगह हमने करनी में 9 लिख दिया बटे 2a। तो यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है ऊपर देखिए 5। तो यहाँ पर हमें x बराबर क्या मिल गया -13 प्लस और माइनस करनी में 9 बटे 2 गुणे 5। तो फिर यहाँ पर x बराबर 9 का वर्गमूल प्लस और माइनस 3। तो यहाँ पर हमें नई संख्या प्राप्त हुई, x बराबर -13 प्लस और माइनस 3 बटे 10। तो एक बार आप +3 करके x का मान निकालेंगे और एक बार हम x बराबर -3 कर का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, x बराबर -13 + 3 अपॉन 10 या x बराबर -13 - 3 बटे 10। तो x बराबर -13 + 3 -13 धन 3, मतलब कि संख्या घटाई जाएगी। तो यहाँ पर 13 में से 3 जाता है तो -10 बटे 10 और -10 अपॉन 10 कटेगा तो x का मान कितना हो गया -1। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ x बराबर -13 - 3, दोनों संख्याओं ऋणात्मक है इसलिए संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ पर x बराबर -16 अपॉन 10। तो अब 2 के पहाड़े में देखिए 16 भी आता है 10 भी आता है, 2 के पहाड़े से काट दीजिए, 2 अठे 16 और 2 पचे 10। तो x बराबर -8 बटे 5। तो इस तरह हमें समीकरण का हल मिल गया -1 तथा -8।
8। ठीक है, तो इस तरह हम इस सवाल को सूत्र विधि से हल किए। हर जगह आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा और इस तरह हमें 3 मार्क्स पूरे मिल जाएँगे। तो इस तरह हम सूत्र विधि के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे और सूत्र में सारे मान को स्थापित करके यक्स के यहाँ पर 2 मान आते हैं। यहाँ पर यक्स का मान 2 बार क्यों आया? क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसका घात समीकरण का 2 है, इसलिए इस समीकरण का जो मान आता है वो 2 बार आता है। तो हमें न समीकरण का मान क्या हल क्या मिला? -1 और -8/5। ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्ज़ाम में 3 नंबर के लिए आ सकता है। यदि अल्फ़ा और बीटा यह y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्व पहला क्या निकालना है हमें? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा क्या निकालना है? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी अल्फ़ा का घन धन बीटा का घन का मान ज्ञात करो। तो ये एक्चुअली एग्ज़ाम में कट है, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए हल किया गया है, देखते हैं क्या है इसमें। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना आया? 1, b का मान -2 और c का मान -7। तुलना करने पर हमें यहाँ पर a, b, c तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हमें नीले कलर से मैंने देखिए सूत्र लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो बी का मान अल्फा प्लस बीटा देखिए, बीटा का मान, अब बी का मान कितना है? -2। तो हमारे सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस 2 बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो इस तरह में अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया? 2। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा क्या है? सी बटे ए। तो सी कितना है हमारा? -7 और ए हमारे पास कितना है? 1। तो इस तरह में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा भी मिल गया -7। तो चलिए यहाँ पर पहला देखिए सूत्र देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास सूत्र क्या है इसका? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का वर्ग -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अभी हमने ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाला है, कितना हमारे पास अल्फा और बीटा? अल्फा प्लस बीटा 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर 2 का वर्ग -2 गुणे अल्फा गुणे बीटा कितना निकाला हमने? -7। तो 2 का वर्ग बराबर -2 -7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 और -2 गुणे -7, 7 दूनी 14, तो 14 धन हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 14 धन 4 कितना हो गया? 18। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फा गुणे बीटा निकाला, फिर हमने नया सूत्र लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का वर्ग -2 अल्फा बीटा। 14 धन 4 कितना हो गया? 18। चलिए अब यहाँ पर दूसरा सूत्र है, अल्फा का घन प्लस बीटा का घन। अल्फा का घन प्लस बीटा का घन क्या सूत्र है? अल्फा प्लस बीटा का घन -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हमने ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाला, कितना है? 2। तो अल्फा का घन प्लस बीटा का घन बराबर 2 का घन माइनस कोष्टक में 3 गुणे अल्फा बीटा कितना निकाला? अल्फा गुणे बीटा यहाँ पर देखिए -7। तो अल्फा गुणे बीटा कितना हो गया? -7। अल्फा धन बीटा कितना हो गया? 2। तो इस तरह हमने मान रख दिया। फिर अल्फा का घन प्लस बीटा का घन कितना हो गया? 2 का घन कितना हो गया? 8। और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो इस तरह ये 8 धन 42 हो गया और अल्फा का घन प्लस बीटा का घन कितना हो गया? 50। तो इस तरह हमने 3 नंबर के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 1.5 नंबर है और अल्फा का घन प्लस बीटा का घन भी 1.5 नंबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिला हमें? 18 और अल्फा का घन प्लस बीटा का घन कितना मिला हमें? 50। ठीक है, ऐसे वैसे भी ये एग्जाम के लिए हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमने हल कर दिया। चलिए तीसरा नंबर देखिए, 3y स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0। नया ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 बराबर 0 इस समीकरण के मूल वास्तविक संख्या तथा समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है?
हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नहीं निकालना, यानी कि डेल्टा का मान नहीं निकालना है। हमें यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि इस समीकरण का जो हल है, जो मूल है वो समान है। तो जब हल और या मूल समान होते हैं, तो डेल्टा कितना होता है 0, ठीक है? अगर डेल्टा का मान 0 से छोटा है तो उसका हल वास्तविक संख्या नहीं होती है, और डेल्टा का मान 0 से बड़ा है तो उसका हल जो है वो वास्तविक संख्या होती है, और उसका हल जो है वो असमान होता है। लेकिन डेल्टा 0 के बराबर है तो उसका हल जो है वो वास्तविक संख्या होती है, और उसका हल समान होता है, ठीक है? हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो चलिए हल करते हैं समीकरण को। 3y 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 बराबर 0 की तुलना ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से बराबर 0 से करने पर, तो ए का मान हमें कितना मिला यहाँ पर 3, बी का मान कितना मिला के, और सी का मान यहाँ पर कितना है 12। तो हमें दिया गया है कि वर्ग समीकरण का हल जो है वो वास्तविक तथा समान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जब समान हल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। तो जब 0 है तो चलिए बी का मान क्या है के, तो के का वर्ग 4, के का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है यहाँ पर 3, और सी का मान 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमें क्या प्राप्त हुआ है, के का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 गुणे 12 बराबर 0। के का वर्ग 4 तियां 12, 12 गुणे 12 144। तो के का वर्ग यहाँ पर कितना हो गया, के माइनस के का वर्ग माइनस 144 बराबर 0। तो 144 को पक्षांतर कीजिए, के बराबर 144, के का वर्ग बराबर 144 का वर्गमूल लीजिए। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो हमें धन भी प्राप्त होता है, ऋण भी प्राप्त होता है। तो क्या के बराबर प्लस और माइनस 12, तो के का मान हमें क्या मिला, धन 12 और माइनस 12, ठीक है? तो इस तरह में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, वेरी इजी। हमें पहले समीकरण की तुलना ये मानक स्वरूप से करनी है, फिर ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर सी निकालना है। चूंकि यहाँ पर हल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान रखिए, ए का मान रखिए, सी का मान रखिए। तो इस तरह में जो के है हमें प्लस और माइनस 12 प्राप्त होंगे। चलिए ठीक है, आगे का देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बी के लिए, दो क्रमिक समप्राप्तिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम, मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि सम संख्या है और क्रमिक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एक समझ लीजिए पहली संख्या 2 है, तो दूसरी दो सम संख्या क्या आएगी 4, तीसरी 6 और उसके बाद 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इस तरह हमने मान लिया कि पहली जो क्रमिक प्राकृतिक सम संख्या है वो x है। अगर कोई x है तो उसके आगे वाली सम संख्या प्राकृतिक क्या होगी, इसमें 2 जोड़ देंगे हम लोग। तो इस तरह x और दूसरी संख्या x प्लस 2, अगर आगे का संख्या प्राप्त करनी है तो x प्लस 4 x प्लस 6, तो 2 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या। तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी अपनी क्रमिक प्राकृतिक संख्या सम संख्या x प्लस 2 हो गई। तो शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दोनों सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ पर वर्ग लिखना भूल गए हैं, दोनों सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 244। तो पहली संख्या देखिए क्या है x, तो x का वर्ग धन दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2 का वर्ग बराबर 244। दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग 244 है, इसलिए x का वर्ग धन x प्लस 2 का वर्ग बराबर 244। तो यहाँ पर x का वर्ग धन, अब यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का वर्ग बराबर, तो यहाँ पर x का वर्ग धन 4x प्लस 4 बराबर 244। x प्लस 2 के वर्ग को हमने एक्सपांड किया है, मतलब ब्रैकेट का सूत्र लिखा है, तो इसलिए हमें क्या नया प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 244। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार है तो वो जुड़ जाएगा, तो वहां पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 का पक्षांतर कर दीजिए दाहिनी तरफ, तो 244 माइनस 4 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x 244 में से 4 गया तो कितना आया यहाँ पर 240।
अब 240 को यहाँ ले आइए, 2x² प्लस 4x माइनस 240 बराबर 0, ठीक है? अब पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए, 2x²/2 प्लस 4x/2 माइनस 240/2 बराबर 0, 2 यहाँ पर कट गया और 4 2 दूनी 4, 2x आया और माइनस 120 बराबर 0। तो हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ यहाँ पर x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब मुझे इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो माइनस 120 को हम इस तरह लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 2 आना चाहिए और उसी संख्या का गुणा करने पर हमें माइनस 120 मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर से लिखा है माइनस 120 का गुणनखंड किया तो 12 दहा में 120 और 12 में से 10 गया तो कितना आया 2। तो इस तरह में 12 और 10 मिल गया। तो यहाँ पर x² प्लस 12x माइनस 10 माइनस 120 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो इस तरह हमने कॉमन लिया, क्या आया x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12 और x बराबर 10, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 2 मान में x का मिला, x बराबर -12 या x बराबर 10। तो कोई भी क्रमिक समप्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, समप्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -12 नहीं हो सकता, इसलिए x का मान हमें 10 लेना होगा। देखिए यहाँ पर समप्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 12 नहीं हो सकता, इसलिए वे संख्याएं x बराबर 10 और दूसरी संख्या x प्लस 2, तो यानी 10 प्लस 2 बराबर 12। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है 10 और 12 है। तो पहले देखिए क्या करना है, हमें सवाल पढ़ के समीकरण बनाना है। दो हमें समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, ठीक है? तो हमने x ले लिया, x प्लस 2 ले लिया, दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ के 244 के बराबर कर दिया। ये जो x प्लस 2 है उस ब्रैकेट को हमने सूत्र की सहायता से x² प्लस 4x प्लस 4 लिख दिया। इस तरह हमने x का मान -12 और 10 निकाला है। तो क्योंकि समप्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -12 नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर 10। यहाँ पर x बराबर 10 बचा, तो हमें क्या मिला, दूसरी संख्या, पहली संख्या x हो गई यानी कि 10 हो गई और दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया। तो वे समप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी 10 तथा 12। चलिए प्रकरण 3 देखते हैं, अंकगणितीय श्रृंखला। तो यहाँ पर किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद कितना है 29 हो, तो श्रृंखला का 41वां पद क्या कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 11वां पद यानी कि T11 दिया है और 21वां पद यानी कि T21 दिया है। तो यहाँ पर Tn का पहले सूत्र लिखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली शर्त क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि T11 बराबर 16, मतलब 11वां पद कितना है क्वेश्चन में 16, तो T11 बराबर 16। तो T11 बराबर 16 लिखिए यहाँ पर, फिर T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n है वहां पर हम लोग को 11 लिखना है। तो यहाँ पर T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो T11 कितना है 16 और a प्लस 10 डी। तो यहाँ पर समीकरण हमें नया बन गया a प्लस 10 डी बराबर 16। चलिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 21वां पद कितना है 29। 21वां पद कितना है 29। तो T21 बराबर जहां पर n है वहां पर अब हम क्या लिखेंगे 21। तो T21 बराबर a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 कितना है प्रश्नानुसार 29। तो इस तरह a प्लस 20 डी बराबर 29। अब कथन 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर कथन 1 क्या है a प्लस 10 डी बराबर 16। कथन 2 क्या है a प्लस 20 डी बराबर 29। कथन 2 और 1 को, दो में से एक को हमें घटाना है। कथन 2 में से
एक को घटाना है तो a प्लस 20d बराबर 29 और a प्लस 10d बराबर 16। ठीक है, a कट गया, 20 में से 10 गया, 10d और 29 और 16 कितना, 29 में 16 गया कितना हुआ 13। तो यहाँ पर 10d बराबर 13, तो d का मान कितना हमें प्राप्त हुआ 13/10। तो 13/10 किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए d बराबर 13/10 कथन 1 में रखने पर तो a प्लस 10d बराबर 16 कथन 1 लिख दिया या समीकरण 1 रख दिया। तो a प्लस d की जगह हम क्या रखेंगे 13/10। तो a प्लस 10 गुणे 13/10 बराबर 16। 10 कट कर दीजिए, कितना यहाँ पर आया 16। तो a प्लस 13 बराबर 16। तो 16 माइनस 13 बराबर कितना आया 3। इस तरह a का मान 13 आया और d का मान 13/10 आया। तो इस तरह में जब a मिल गया d मिल गया तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि 41वां पद, तो T41 बराबर a 3 धन 41 माइनस 1 इंटू 13/10। तो T41 बराबर 3 धन 41 में से 1 गया 40, 40 गुणे 13/10। 10 कट गया, 10 40 से 10 कट गया, 4 बचा। तो 3 धन 4 गुणे 13, तो T41 कितना हो गया 3 धन 13 चौका 52, तो 3 धन 52 यानी कि T41 इज इक्वल टू 55। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि पहले T 16वां पद दिया है और कौन सा 21वां पद दिया है, दोनों को हमने रख के समीकरण बनाया और a और d का मान प्राप्त किया और a और d निकालने के बाद T41 रख दिया। तो हमें T41 कितना मिला 41वां पद 55। चलिए आगे क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो अभी ये अंक ये वाला क्वेश्चन है एसएन वाला, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी अंकगणित श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पदों का योगफल वर्ड आया तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर एसएन का सूत्र लगेगा। तो एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रथम 55 पदों का योगफल बराबर 3300। तो यहाँ पर S55 लिखिए, S55 बराबर 55/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S55 कितना हो गया 3300, 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1। अब यहाँ पर ये सवाल पिछले बार भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए 3355/2 को इस तरफ लाइए तो 2/55 हो गया। वहां पर काटने पर क्या बचा हमें 60 गुणे 2 और इस तरफ क्या बचा 2a प्लस 54d। तो 60 गुणे 2 कितना हो गया 120 बराबर 2a प्लस 54d। तो यहाँ पर देखिए समीकरण बना 2a प्लस 54d बराबर 120। तो उसे भाग दे दीजिए a प्लस 27d बराबर 60। तो a प्लस 27d बराबर 60। तो tn बराबर दूसरा आगे लिखिए tn बराबर t 28वां पद पूछ रहा है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 28 a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। t 48 बराबर 28 में से 1 गया तो 27। इस तरह हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ a प्लस 27d बराबर T28। अब कथन 1 और 2 का हम लोग कंपेयर करेंगे तो कथन 1 और 2 का जो बायां पक्ष है वो समान है, a प्लस 27d a प्लस 27d, इसलिए दायां पक्ष भी समान होगा। तो T28 बराबर 60। इस तरह अंकगणित श्रृंखला का 28वां पद कितना आया यहाँ पर 60। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर प्रकरण 1 में से 3 नंबर के, प्रकरण 2 में से 3 नंबर के और प्रकरण 3 में और 2 में यहाँ पर हमने 3 चैप्टर आज कवर कर लिया। 2 चौरांक वाले रेखीय समीकरण और वर्ग समीकरण और अंकगणित श्रृंखला, 3 चैप्टर कवर कर लिया। सिर्फ एक चैप्टर रह गया है संभाव्यता। तो वो बहुत ही इजी संभाव्यता, उसमें से भी 3 नंबर के आ सकते हैं। उसमें से कार्ड का क्वेश्चन 13 अंकों का 0 1 2 अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए ऐसे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आ सकते हैं। चलिए और यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अब किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो, कोई किसी को हाँ प्रश्न सर है जी। बेटा?
हेलो, किसी बच्चों को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? आदर्श आदर्श मिश्रा, मिश्रा, बोलो बेटा। बोलो। मैं ये पूछ रहा था जो मेन एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स के पेपर रहेंगे? 40 मार्क्स का बेटा। क्वेश्चन नंबर 3B वो है, हमको 4 में से 2 हल करना है, 6 नंबर का। चलिए, और ये कौन है? मकसूद रुचि। अंसारी। गुड मॉर्निंग टीचर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। टीचर जी, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में से ज्यादा संभव रहता है ना इसमें से क्वेश्चन आने का? नहीं, अब मेरे ख्याल से अब 4 ही पार्ट पढ़ना है हम लोगों को, तो सब में से 10-10 नंबर का आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू टीचर। हाँ। रवि। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम, ये जो मतलब कटा हुआ है हमारा, उनमें से मतलब आना कुछ आ भी सकता है कि नहीं आएगा? नहीं नहीं, आर्थिक नियोजन में से कुछ नहीं आएगा। वो जो कटा है ना वो हाँ हाँ, जो 4 पार्टी हमको पढ़ना है बस। ओके मैम। रुचि रैना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, जो आपने पढ़ाया ना क्रेमर मेथड का, तो उसमें जो हम लोग ने सूत्र लिखा था DA और DX DY, तो उसे लिखना होगा सूत्र को। हाँ, सूत्र लिखना है बेटा, सीधा मान रखेंगे। अगर सूत्र लिखोगे तो मान रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं सूत्र लिखोगी तो उल्टा पुल्टा हो सकता है ना। तो क्या सूत्र D बराबर A1 A2 B1 B2, DX बराबर C1 C2 और B1 B2, DY बराबर A1 A2 और C1 C2। वेरी इजी, सूत्र लिख के मान रखेंगे तो अच्छा रहता है, तो गलत नहीं होता है सवाल। ओके, थैंक यू मैम। हेलो, और सिया किसी को दिनेश। कुछ डाउट? हेलो मैम। हाँ, हाँ, आपने जो फर्स्ट वाला चैप्टर कराया ना, उसमें मुझे सेकंड वाला नहीं समझा। फर्स्ट चैप्टर का कौन सा? सेकंड आलेख था ना। हाँ, उसमें आपने कैसे क्या मेथड मुझे नहीं हाँ, समझा। देखो बेटा, वो आलेख क्या करना है, हमें पहले समीकरण लेना है और y को इस तरफ रखना है और बाकी की वैल्यू उस तरफ रखनी है। x का मान लेते जाना है, 3 बार 1 ले लिया। जब 1 लेते तो उस समीकरण को x में 1 रखिए और तब y का मान हमें मिलेगा। फिर दूसरी बार x का मान लेना है और समीकरण में रखिए, फिर नया y का मान मिलेगा। ऐसे 3 बार x का मान अलग अलग लेना है और हमें y और 3 मान हमें x के मिलेंगे, 3 मान y के मिलेंगे। तो हमें वो चार्ट में रखना है और उसको देखकर ही आलेख पेपर पर बिंदु स्थापित करना। ठीक अपने है? मन से लेना है ना मैम एक्स का हाँ, मान। अपने मन से, लेकिन थोड़ा सा सोच के लेना है कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए। इसके लिए मैंने छोटा छोटा लिया, 1 2, फिर और एक ऋणात्मक लेते हैं जिसकी वजह से आलेख अच्छा बनता है। ओके मैम, थैंक यू। हिना खान। हिना खान। यस सर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। हाँ टीचर, मैथ्स में कहाँ से लेके कहाँ तक एग्जाम में आएगा, कितने पार्ट तक? 4 ही पार्ट आएगा बेटा, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण, संभाव्यता और अंकगणित श्रृंखला। ओके, तो सब लाइन टू लाइन आएगा कि सब में से अलग अलग आएगा? लाइन टू लाइन मतलब अलग अलग, मतलब नहीं समझा। क्वेश्चन 1 में भी चारों के रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी चारों का रहेगा। ऐसा आगे पीछे होता है ना, को अभी ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 में सिर्फ प्रकरण 1 का ही पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, समझ में आया? बोल लीजिए। मैं मनीषा ठाकुर। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ, गुड मॉर्निंग। मिस, वो सेकंड चैप्टर में वो अल्फा बीटा वाला मेरे को नहीं आया। कट है बेटा, वो कट है, वो नहीं पढ़ना अल्फा प्लस बीटा। ओके मिस, मैंने ऐसे जस्ट लिख दिया। ओके, थैंक यू मिस। आकांक्षा निषाद। मिस, मुझे लास्ट वाला नहीं समझ में आया, थर्ड चैप्टर में जो आपने लास्ट में पढ़ाया। कौन सा? 55 पदों का योगफल वाला? यस मिस। हाँ बेटा, बहुत बार में 2 बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा चुकी हूँ। उसमें क्या लिखा है कि प्रथम 55 पदों का योगफल कितना है? 3300। और फिर हमको 28वां पद निकालना। ठीक है,
तो SN बराबर कितना हो गया 3300। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, SN का सूत्र लिखेंगे, फिर उसमें S55 दिया है ना, तो S55 बराबर 55/2 2a प्लस n की जगह 55 रखेंगे। वहां पर हमको नया समीकरण बनेगा a प्लस 27d बराबर 60। ठीक है, फिर 28वां पद ज्ञात करना है, तो Tn का सूत्र लगेगा, तो वहां पर दूसरा समीकरण बनेगा T28 बराबर a प्लस 27d। दोनों का कंपेयर करेंगे हम, तो T28 बराबर हमें 60 मिलेगा। ठीक है बेटा, वो बहुत मैं पिछली बार भी कराया था मैंने वो। हेलो हेलो मैडम। ओके मैडम, अभी ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास चालू हो गया, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। हेलो हेलो मैडम। हाँ बोलिए सर, हाँ, लीव अभी करूँ मैं? दूसरा नेक्स्ट क्लास चालू होने वाला है अभी। हाँ ठीक तो है, मैं लीव, हाँ। हाँ हाँ मैडम, ओके ओके मैडम।